55 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चली है। 1 घंटे का वक्त भी हो चला है और काफी लंबी लंबी कतारें हर जगह पर नजर आ रही है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर में एक ही सीट पर वोटिंग हो रही है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, गोपालगंज और सिवान एक लिहाज से कह सकते हैं कि लालू राबड़ी के गढ़ के तौर पर आप देखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब सिवान में भाषण दे रहे थे अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि अगर इस इलाके में वोट उन्हें पड़ते हैं तो सबसे ज्यादा खुश ना नीतीश ना लालू बल्कि शहाबुद्दीन होंगे, जिसका जिक्र अंकित हमारे साथ लगातार कर रहे थे कि ये जेल में है लेकिन अब भी दबदबा राजनीतिक तौर पर कैसा है। हम चर्चा चूंकि उन दोनों से करेंगे। गोपालगंज में हिमांशु हैं, सिवान में अंकित हैं, दोनों एक साथ हमारे साथ जुड़े तब उन दोनों से बात करना ठीक रहेगा। इस वक्त हम सीधे पहले मनोज्ञा के पास चलते हैं। मनोज्ञा, आपके पास कोई मेहमान भी है, लेकिन जरा इस सवाल के साथ अपनी बात शुरू कीजिए कि सीतामढ़ी की सामाजिक स्थिति है क्या, और सामाजिक स्थितियों को लेकर लोगों के भीतर जिस आक्रोश का आप जिक्र कर रही थी, उस आक्रोश को लेकर वो कहां दरवाजा खटखटाए? आपके जहन में क्या आ रहा है? दिल्ली, पटना? बहुत ही असमंजस की स्थिति है, क्योंकि लोकसभा में उन्होंने भली भारतीय जनता पार्टी को सिलेक्ट कर लिया हो या इस बार उन्होंने अपने परिवर्तन के माहौल में एक बार दे दिया हो, लेकिन काफी सारे मुद्दे हैं और असमंजस में यहाँ की जनता है कि अब वो एक टीना को खोज रहे हैं। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। जब उनको ये लगता है, लोगों को या जनता को लगता है कि अब उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि दोनों के पास जा चुके हैं लेकिन दोनों ने सिर्फ वादे और दावे किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि हमारे साथ हैं पूर्व पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटो जी, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। 20 साल से विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। सीतामढ़ी के डेवलपमेंट के लिए क्यों जनता आपको वोट दे, ये बताइए कि आपने 2.5 साल पर्यटन मंत्री रहकर भी यहाँ पर हमने जो देखा वो सिर्फ और सिर्फ गंदगी का अंबार है। देखिए, स्वच्छता और गंदगी का अंबार है, इसके अंदर में जन सहयोग चाहिए तभी ये संभव है। कोई एक जनप्रतिनिधि कभी भी पूरी सफाई नहीं करा पाएगा। दूसरी जिम्मेदारी से आप पल्ला झाड़ नहीं रहे, मैं आपको बतला रहा हूँ। और जहां तक सवाल है, पर्यटन मंत्री के रूप में 2.5 साल का मेरा कार्यकाल रहा। जिस विभाग को कोई जानता नहीं था, आज बिहार का एक एक बच्चा जान रहा है। जिस विभाग का बजट ही 32 करोड़ था, उसका 8 करोड़ सीतामढ़ी में खर्च हुआ। विभाग का 1/4 बजट खर्च हुआ। यहाँ पर सीतामढ़ी के सीता मैया के जन्मस्थली को डेवलप करने के लिए कम से कम 100-200 करोड़ चाहिए, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो रामायण सर्किट में 100 करोड़ दिए हैं सीतामढ़ी के लिए। 4 बार विधायक होना, कितना मौका होता है आपके पास। केंद्र में आपकी सरकार रही, यहाँ पर आपकी सरकार रही, लेकिन फिर भी जनता अगर कह रही है तो लक्ष्मणा नदी में पानी नहीं है। सीतामढ़ी में सीता को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सिर्फ इसी जगह पर रह गया, विश्व में न मिल पाया। नहीं, सीता जी का सम्मान तो विश्व में एकदम मिला है, क्योंकि मेरे कार्यकाल के दरमियान के अंदर में सीता नवमी पर जो सरकार के तरफ से जितनी घोषणाएं होनी थी हुई हैं। और आज आप देखेंगे जाकर पुनौरा के अंदर में या जानकी स्थान में देखेंगे, जो बाहर से पहले 1-2 बसें आती थी टूरिस्टों की, आज वहां 10-10, 15-15 बस डेली आ रहे हैं। ये लोगों की जानकारी हुई तब तो आ रहे हैं यहाँ पर। आपने बसों की बात की। हाँ। नेपाल और भारत में आवाजाही बंद है, क्या कहिएगा, क्या रिश्तों का असर पड़ेगा इस बार चुनाव में सीतामढ़ी में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? नहीं, ये नेपाल के रिश्ते तो वहाँ नेपाल में तो अपनी मांग के लिए लोग जन आंदोलन कर रहे हैं, जिसके कारण अभी उन लोगों ने बॉर्डर को बंद कर रखा है। बाकी नेपाल और सीतामढ़ी का खासकर तो रोटी बेटी का संबंध है, और यहाँ तक कि मेरी भी शादी नेपाल में है, इसलिए वहाँ के लोगों का पूरा सीतामढ़ी के चुनाव में पूरी सिंपैथी रहती है, और वहाँ के जन आंदोलन से बिहार के इस चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है प्रसून जी, मैं बताना चाहूंगी कि ऐसे कई लोग हैं जो आंदोलन कर रहे थे कि वोट देने वो नहीं आ पाएंगे, जो रह रहे हैं अभी नेपाल में, काम कर रहे हैं वहां पर, लेकिन वोट देने नहीं आ पाएंगे। ये भी एक बड़ी समस्या थी लोगों के अंदर। इसका भी प्रति आक्रोश था कि आखिरकार जो वर्तमान सरकार है या यहाँ के जो लोग हैं जो इस बार वोट नहीं दे पाएंगे, इनमें ऐसे कई लोग हैं जो नेपाल में काम कर रहे हैं। लिहाजा जो नेताजी कह रहे थे, या यूं मैं कहूं यहाँ के सिटिंग विधायक कह रहे थे कि वादे और दावे तो बहुत किए हैं, लेकिन जनता में आक्रोश जिसकी बात हम कर रहे थे वो कम होता नजर नहीं आ रहा है। इनसे एक सवाल जरा पूछ लीजिए कि पिछले 10 बरस से, चूंकि 2 बार ये नीतीश के साथ रहकर जीते हैं, तो इस बार जब अलग हैं और वो लोग साथ में हैं, जब ये पासवान के खिलाफ भी बोला करते थे, तो ये शिफ्ट हो जाते हैं, इनका वोटर भी शिफ्ट हो जाता है क्या इस तरीके से? पिछली बार चुनाव में नीतीश कुमार के साथ थे, इस बार नहीं है, तो क्या वोटर भी खिसकेंगे इस बार नीतीश कुमार जी के साथ? नहीं, नीतीश जी का तो अपना जनाधार खो चुके हैं, जिसके कारण उन्हें अपनी जनाधार बचाने के लिए उन्होंने लालू जी का साथ लिया।
अगर नीतीश जी जो दावा करते थे कि 2005 या 2010 में उनके चेहरे पर ये सरकार बनी है, तो उनके अपने चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए था, न कि बड़े भाई का चेहरा बगल में लगाकर आज वो वोटरों के पास जा रहे हैं। उनके जाने से उनका जनाधार खत्म हुआ है। भाजपा का जो जनाधार जो उनके 7, 5 और 10 में उनको सत्ते पर बैठाया, वो जनाधार भाजपा के साथ। आपने कहा उन्होंने बड़े भाई का साथ लिया, आपने भी तो 2 छोटे भाई ले लिए। गठबंधन के एनडीए का कुनबा तो बढ़ता चला जा रहा है। ये तो पार्लियामेंट के चुनाव से है कि एनडीए के गठबंधन के में लोग आते गए, जुड़ते गए और कारवां बढ़ता चला गया और लोग इसमें जुड़ते चले गए हैं। तो ये कारवां की बात हो रही है और कारवां चलता ही जाएगा, पार्टी आती जाएगी, जाती जाएगी, गठबंधन और कारवां चलता रहेगा। गोपालगंज में हिमांशु एक लिहाज से कहें तो ये लालू यादव कहीं जिला माना जाता है, लेकिन राजनीतिक और सियासी तौर पर अगर समझे तो पिछले चुनाव में और उससे पहले उसके बीच में लोकसभा चुनाव में लालू बिल्कुल डगमगाए हुए थे इस पूरे इलाके में। लेकिन अब चूंकि एक नई स्थिति बनी है जिसमें नया गठबंधन है सामने, क्या ये माना जाए कि खासतौर से हमारे साथ अंकित भी कुछ देर में जुड़ जाएंगे, गोपालगंज और सिवान इस जगह पर किसकी सोशल इंजीनियरिंग चल रही है, या लोगों के जहन में जो था कि कुछ बदलाव होना चाहिए, इलाके में डेवलपमेंट आना चाहिए, लालू यादव का गांव बड़ा खूबसूरत बना दिया लेकिन बाहर निकलिए तो स्थिति नाजुक है, इन सब चीज़ों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, बहुत न्यूनतम जरूरतें जो होती है, वह भी इन इलाकों में नहीं है, गोपालगंज में खासतौर से। ये सब है या जहन में है कि नहीं है? आंकड़े हैं, मैथमेटिक्स है, जाति है, यही है? देखिए, बिल्कुल विकास का मुद्दा यहाँ की जनता के जहन में है और वो इसको मुद्दा बना के कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ के बच्चों को शिक्षा के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, गोरखपुर जाना पड़ता है, और यहाँ तक की पर्सन मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोग को अगर खरीदारी करनी होती है तो वो पटना नहीं जाते हैं, वो गोरखपुर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो है वो गोपालगंज को नहीं मिला। लालू यादव का गढ़ है, लालू यादव के लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने गांव का तो विकास कर दिया, लेकिन बाकी गोपालगंज का भी विकास होना बाकी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विकास को लेकर यहाँ के लोगों के अंदर एक जागरूकता है, उससे ये माना जा सकता है कि ये आने वाला चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और पिछली बार जब बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी और जेडीयू ने 3, इस बार लालू यादव को लगता है कि उनको यहाँ पर करीब करीब तीनों जिन सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं वो तीनों सीटें वो जीतेंगे और साथ में जेडीयू के उम्मीदवारों को भी यहाँ से जिता के ले जाएंगे। फसुन हम कह रहे थे कि चौथे चरण पर बीजेपी की सारा दामोदर टिका है, बिल्कुल, क्योंकि 5वें चरण की जो रणनीति बीजेपी ने बनाई थी वो ये बनाई थी कि ओवैसी की जो पार्टी है वो 24 सीटों पर जब चुनाव लड़ेगी और पप्पू यादव पूर्णिया के अंदर जिस तरीके से यादवों का वोट काटेंगे वो नहीं हो पाया, और शायद इसीलिए बीजेपी को अपना चौथा चरण सबसे मजबूत लगता है और इसमें बीजेपी ने अपना सब कुछ झोंक दिया है। जी, आलोक मेहता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक मेहता जी, एक सवाल हर जहन में होगा जो बिहार को बाहर से देख पा रहा हो, नहीं समझ पा रहा हो। एक जिला गोपालगंज लालू यादव का, नालंदा नीतीश कुमार का, क्या इस तरीके से नेताओं के इर्द गिर्द ही तमाम वोटरों का मिजाज चलता है या नहीं? उनके जहन में क्या सवाल होते हैं, या माना जाए कि नहीं वो जाति है, लालू यादव मान लिया जाएगा सारे यादव वोट उनके पीछे चले गए, फला जाति उसके पीछे का एक नेता उभर के आएगा उसके पीछे चले गए? क्या इस रूप में बिहार को बांटा जा सकता है या देखा जा सकता है? जी, मेरा ऐसा मानना है कि केवल बिहार ही नहीं, जैसे पहले आपको याद है लोकसभा चुनाव में कहा गया था क्या सफ़ेद घोड़े पर बैठ के आएगा, राहुल गांधी ने जो बात कह दी थी, या सही बात यही है कि सफ़ेद घोड़े पर ही लोग देखना चाहते हैं। अपना जो समाज है, जो हमारी मानसिकता है हमारे यहाँ के मतदाता की, खास करके बिहार में भी लालू हमारा नेता है। ठीक है, पिछले चुनाव में कुछ हार हुई, कुछ कहीं पर कुछ हुआ, लेकिन बेसिक तौर पर जो नीतीश को जो मानते हैं, जो अभी तक जैसे आप देखें, या जो मोदी को मानते हों, मेरा मानना है कि ज़्यादा लोग नेता को देखते हैं कि हमारा नेता कुछ असुविधाएं हैं। इसका मतलब है नेता ही गवर्नेंस है, नेता गवर्नेंस है, क्योंकि उसके बल पर हमें मिलेगा। वो घोड़े पर बैठा हुआ एक बहादुर जो लड़ सकता है। इसका मतलब है वो जाति उस नेता के पीछे चल पड़ेगी जिसके जरिए उसको लग रहा होगा इस सत्ता में आ सकता है। निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि उन्हें लगता है कि ये हमारा आदमी यदि बन जाएगा हमारा भला होगा। हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता की जो कल्पना है प्रसून जी, सही बात यह है कि उस जिसको वो देवता मान लेता है उसको पूजने करने चला जाता है, और उसी को सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित, मान लो कोई हनुमान जी मानता है, हनुमान जी के यहाँ चला जाएगा, उसके बाद जो विष्णु जी को मानता है, ज़्यादा जिस पर उसकी आस्था बन जाती है। इसी तरह नेताओं के बारे में मानसिकता तो क्या ये जैसे राज्य में और ज़्यादा है। तो अगर ये स्थिति है तो क्या ये स्थिति को बीजेपी समझ नहीं पाई जो विकास का जिक्र करते हुए बिहार में एंट्री की, और उसके बाद आज की स्थिति क्या ये सबके सामने है?
विकास शब्द गायब है, उधर से भी गायब है, इधर से भी गायब है, विकास है ही नहीं। इसका मतलब है ट्रैप हो गई बीजेपी या दिल्ली से नहीं समझ पाई? मेरा ऐसा मानना है कि अति आत्मविश्वास, ये लगा कि भाई क्योंकि किसी और नेता को प्रोजेक्ट नहीं करके मोदी जी के नाम पर पिछली बार वोट मिला था, तो सिर्फ उनके नाम पर हम क्या जीत ये सकते हैं। अल्टरनेटिव की सोच डेवलपमेंट के आसरे शुरू तो हुई लेकिन स्थिति उस रूप में बन नहीं पाई या फिर डिरेल्ड हो गई? प्रसून जी, जो अभी आप एक बात कह रहे थे, सवाल इस बात का, हम लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि चुनाव किसमें है, वोटर के सामने विकल्प क्या है, अच्छा और बुरे का है या बद और बदतर का है। आप ये समझ लीजिए, कोई वही आदमी आज से 14 महीने 16 महीने पहले बीजेपी एक फ्रेश पार्टी के रूप में आई थी जिससे उम्मीदें ही उम्मीदें थी। उसने कोई ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं था, लगता था कि बहुत अच्छा कुछ लिखेगा, लेकिन आज जब आप 16 महीने के बाद जा रहे हैं तो एक निराशा सी कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक लोगों में है। एक बात तो पहली ये है कि जिस मैनिफेस्टो को, जिस वादे को देख करके वोट दिया था, आज वो अचानक दब गया है। जो समाज में उठता है, देयर इज ऑलवेज ए गैप बिटवीन रूल एंड रियलिटी। आप कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन समाज में हो क्या रहा है। तो एक तो ये होता है कि भाई यहाँ भी निराशा मिली, यहाँ भी निराशा। तो ऐसे में क्या करता है आदमी, अपने पड़ोसी से चाहे जितना भी लड़ता हो, लेकिन अगर बाहर से कोई हमलावर आएगा तो उस पड़ोसी के यहाँ हो सकता है जाके शरण मांगे। तो लोकल लीडरशिप का जो कमाल ये होता है कि जब कोई बहुत बड़ा आपको आकर्षण न दिखाई दे तो यह होता है कि हम चाहते तो नहीं हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो ये जो चुनाव है, मैं इस बात को कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता कि 8 नवंबर को क्या होगा, लेकिन हवा में जो कुछ दिख रहा है उससे यह है कि ग्राफ गिरा है, जो बीजेपी का भी ग्राफ, एनडीए का भी जो ग्राफ गिरा है। और वे कोई आज 40 साल में उन लोगों ने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है। जैसा मैंने कहा, आपके सब रिपोर्टर कह रहे हैं कि सड़क, बिजली, पानी, सारी चीजें बदतर है। लेकिन सवाल इस बात का है कि भाई हम अपने पड़ोसी को छोड़ दें तो तुमसे क्या उम्मीद रखें, बात इसकी है। वोटर क्या डिसाइड करेगा ये देखना है। अब उर्मिलेश जी, एक सवाल हर जहन में, इस बीच में एक लाइन जिक्र कर गए आप, उसके सामने विकल्प क्या है वोटर के सामने। लेकिन अगर मान लीजिए एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट भरा हुआ जिन लोगों का है उनकी तादाद कम है और वो एक जो डेवलपमेंट की सोच है वो चाहते हैं, जो देश चाहता है, लेकिन जो भूखे पेट लोग हैं उनके सामने जो मुद्दे हैं वो कुछ और मुद्दे हैं, तो क्या वो खाली पेट मुफलिसी में रहने वाले, न्यूनतम जरूरतों की लड़ाई लड़ने वालों के सामने ये राजनीति बार बार मात खा जाती है? बिल्कुल, और बिहार में मात खाती रही है। देखिए, ये जो जद्दोजहद है डेमोक्रेसी के अंदर, ये डेमोक्रेसी के अंदर की जद्दोजहद इसको मैं मानता हूँ, क्योंकि जो एक पर्सनालिटी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है, व्यक्ति केंद्रित जिसकी चर्चा लोग जीने की, और हमारे यहाँ इसकी जड़ें हमारी पौराणिकता में है, हमारे इतिहास में है, हमारी संस्कृति में है, इतने देवता इतने देवी। तो ये जो डेमोक्रेसी हमने अचानक ग्रहण कर ली 1947 में आज़ादी की लड़ाई के बाद, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में भी हमने मूर्तियां बहुत स्थापित कर दी। जो डेमोक्रेसी का जो कंटेंट था वो उतना रिच नहीं हुआ था जिस तरह से फ्रांस में हुआ था या यूरोप के दूसरे मुल्कों में हुआ था, यहाँ तक कि अमेरिका में हुआ था। तो वो चीज़ नहीं हुई। लिहाजा आज अगर आप देखते हैं भारत में, आप आंध्र प्रदेश को देखिए, कितना तरक्की पसंद प्रगतिशील राज्य है, लेकिन वहां पर कई ऐसे इलाके हैं, खासकर तेलंगाना और रायलसीमा में, जहां फैक्शनल फाइट्स हैं। फैक्शंस का मतलब वहां गिरोह बने हुए हैं पार्टियों के अंदर, और वो एक दूसरे को मारते हैं और हीरो बनते हैं या खलनायक बनते हैं। ठीक वैसे ही बिहार में भी हम देखते हैं कि ये जद्दोजहद शुरू से रही है। एक बार तोड़ने की कोशिश की केबी सहाय ने। इसका जवाब आप इसे ले रहे हैं। 8 करोड़ रुपए इन्होंने सीता माता को लेकर जिक्र किया पर्यटन मंत्री ने, और यह भी बताया 100 करोड़ केंद्र सरकार ने, मोदी ने जो ऐलान किया इस बार, राष्ट्र मोदी ने, कि 1,60,000 करोड़ का जो ऐलान हुआ है। हमारा कहना है कि वो बड़ा पैकेज भी इस चुनाव में मुद्दा नहीं बन पाया, हाशिए पर चला गया। और इश्यूज देखिए कौन कौन से। देखिए, यही मैं कह रहा हूं कि बहुत दिलचस्प है। और मैं रामोग्या को जो कहूंगा कि मनोज्ञा, उसने जो रिपोर्ट दी वो मतलब मैं समझता हूं कि हम जैसे लोग जो यहां बैठे हैं उनके भी परसेप्शन को, उनकी भी धारणा को समृद्ध करती है। इतनी इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट है। मैं कहता हूं कि आप कहते हैं कि हम जानकी, हम दशरथ,
हम राम सबसे जुड़े हुए हैं, लेकिन आप उनकी जो विरासत है वहां की, उसको भी समृद्ध नहीं कर पा रहे हैं। उन मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं कर पा रहे हैं, उन नदियों को साफ नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर और दक्षिण का यही फर्क है प्रसून। दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि जो मंदिर हैं, जो धर्मस्थल हैं, उनको भी पर्यटन और ऐतिहासिकता से जोड़ा गया है। हमारे उत्तर में उनको संप्रदायवाद से जोड़ा गया है। धर्म का हमने सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की है उत्तर में, और दक्षिण में यही काम नहीं हो पाया। सबसे अधिक धार्मिक लोग दक्षिण में हैं, लेकिन सबसे कम सांप्रदायिकता दक्षिण में आज भी भारत के है। और उत्तर में धर्म को हमने ओढ़ लिया है और सांप्रदायिकता के बंगनकी जो हमारे हाथों में ना नाखून उगाए हैं सांप्रदायिकता के। तो ये जो मनोज्ञा की रिपोर्ट है, मैं समझता हूं कि अद्भुत है कि आप नदियों को जहरीला बना रहे हैं सीतामढ़ी की। वहां नदियों में पानी नहीं, जहर फैल रहा है, लेकिन आप कहते हैं कि धर्म के साथ हम खड़े हैं, हम उस मंदिर के साथ खड़े हैं। आपने मंदिर को देखा नहीं, आपने मंदिर पर केवल राजनीति की। ये जो बात है हमारे उत्तर में, मैं समझता हूं कि ये पूरी मानवता, मनुष्यता पर सवाल उठाती है। हम बहुत छोटा सा जवाब एक पंक्ति जोड़ दें कि अयोध्या, देखिए अयोध्या में भी कितना बीजेपी सरकार बने, बाबरी मस्जिद गिराने के समय से लेकर कल्याण सिंह और दुनिया भर के लोग रहे, वाजपेयी रहे प्रधानमंत्री, मुरली मनोहर जोशी ने बनारस को वो किया। लेकिन अयोध्या तो, सीतामढ़ी तो फिर भी थोड़ा दूर रहा। अयोध्या का भी विकास, उसके फैजाबाद में आप देखें गरीबी और उसकी उतनी बदतर स्थिति है। और जैसा ये कह रहे हैं, सीतामढ़ी की नदी को छोड़िए, आप गंगा की नदी का आप देखिए, नमामि गंगा हजारों करोड़ खर्च होने के बाद भी नहीं हो पाया, और 1.5 साल में भी अभी बनारस में गंदगी आप दिखा चुके हैं। बिल्कुल एक लाइन मैं कहूंगा कि देखिए, नमामि गंगे या यमुना उद्धार, ये क्यों नहीं, क्यों बीफ केवल बीफ के बारे में विमर्श इस देश की राजनीति को घेर रहा है, जिस पर राष्ट्रपति चिंता व्यक्त कर रहे हैं, रघुराम राजन चिंता कर रहे हैं, मोदी चिंता कर रही है, पूरे यूरोप अमेरिका चिंता कर रहा है। तो मेरा ये कहना है, ये मैसेज है, ये आप ठीक कह रहे हो कि देश भर में देखिए बिहारी फैला हुआ है और देश भर में हर जगह पर है, उसका मैसेज लगातार संवाद बिहार में बन रहा होगा। लेकिन रामकृपाल जी, एक आखिरी हम इस पे कमेंट जरा चाहेंगे। अगर इन परिस्थितियों को, बिहार की परिस्थितियों को, जो आप में भी एक सहमति थी कि शायद नहीं लोग समझ पाए बिहार की स्थिति को, जो हमें भी लगता है डायरेक्ट, अगर बिहार यूनिट से निकले हुए बीजेपी के नेता के हाथ में कमान होती तो ऐसी ही होती क्या, या कुछ अलग होती? प्रसून जी, यही है कि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद शायद, देखो दिल्ली को मैं नहीं मानता, चूंकि दिल्ली नब्ज कौन पकड़ पाता? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी बात का परीक्षण होगा। जो इसी बात को होने जा रहा है कि ये जो है बिहार में, ये कि एक ही फार्मूला, एक ही काठ की हांडी कितनी बार चढ़ेगी भी कि नहीं, उसकी ज़रूरत है कि नहीं, उसकी प्रासंगिकता भी है कि नहीं, उसके बजाय जो आप कह रहे थे, ये टेस्ट होगा। क्योंकि इसमें डिबेट चल रही है कि लोकल जो क्षेत्रीय है, जो उनके चीज़ों को करता है, बहुत सारे समीकरण देखिए, मैं राष्ट्रीय होना और क्षेत्रीय होना, दोनों चीज़ों में जो क्षेत्रीय नहीं और राष्ट्रीय भी नहीं होता है। हर खबर कोई न कोई किसी घटना एक जगह से शुरू होती है, फिर वो राष्ट्रीय बनती है। टेस्ट इसी का किसने नब्ज पकड़ ली और कितने बेहतरीन तरीके से समझा इन चीजों को। हम एक छोटा सा ब्रेक ये बताते ले रहे हैं कि लगभग जो लगातार जो वोटिंग हो रही है वह बहुत तेजी से और बड़ी बड़ी लंबी कतार, उसके परसेंटेज हमारे ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम आपको बताएंगे पहले घंटे में। 55 सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है, लंबी लंबी कतारें। हम सीधे पहले सुजित झा के पास चलते हैं। सुजित जो कि मोतिहारी मौजूद है। सुजित, पहले चरण से लेकर चौथे चरण की सुबह हम लोग लगातार बैठ रहे हैं, महिलाओं की आवाजाही लगातार वोट में चर्चा रही दिल्ली में कि बढ़ रही है, लगातार वोटिंग के उसमें लगातार वो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में आ रही है। क्या पहले चरण से लेकर अभी तक की स्थिति में आपको अंतर कुछ दिखाई दिया है कि नहीं, पहले चरण का असर दूसरे चरण में हो गया हो, दूसरे का तीसरे में, या इस दौर में जो कुछ बयानबाजी हुई उसका असर वोटिंग पैटर्न पे पड़ गया हो, या सब कुछ लग रहा है कि एक समानांतर हो रहा है, कुछ ज्यादा लोग इस बार बस निकल रहे हैं पिछली बार की तुलना में? देखिए, निश्चित रूप से पिछली बार की तुलना में ज़्यादा लोग निकल रहे हैं, लेकिन जितनी उम्मीद थी, खासतौर पर तीसरे चरण में ये उम्मीद थोड़ी सी कम हुई। जब पटना में ही वोटिंग उतना जो जिस उम्मीद से होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई थी। लेकिन जहां तक आप वोटर पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो लगातार इस पूरे 3 चरणों में महिलाएं आगे रही हैं वोट डालने में, और उनका परसेंटेज हमेशा आगे रहा है पुरुषों से।
और जहां तक वोटर पैटर्न की बात है तो आप ये कह सकते हैं कि शुरुआत तो विकास के नाम पर हुई थी, दोनों पार्टियों ने विकास के नाम पर वोट मांगना शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें उनके बयानों में, उनके नीतियों में बदलाव आता गया और लगातार ये हम देख रहे हैं पहले चरण से लेकर दूसरे चरण में, हालांकि आरक्षण का मुद्दा शुरू में ही आ गया था लेकिन धीरे धीरे इसमें और तेजी आई है और जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये लग रहा था कि आरक्षण अब वो मुद्दा नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे ये पैठ बनाता गया है और निश्चित रूप से ये एक बड़ी चुनौती हो गई एनडीए के लिए। इसलिए एनडीए ने इस पर विज्ञापन भी दिए कि और विज्ञापन को लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भी जारी किया, उन्हें फटकार भी लगाई कि अल्पसंख्यक को जो बात थी। तो लगातार परिवर्तन हो रहा है। आप इस दौर की बात कर रहे हैं तो इसमें सीधा पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहां पटाखे चलेंगे अगर बीजेपी हारेगी तो निश्चित रूप से ये हर एक चरण में इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। आप बगल में नेपाल है उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं कि वहां क्या स्थिति होगी, लेकिन पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे इसकी चर्चा जरूर हो रही है, क्योंकि ये पूरा जो 55 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है और खासतौर पर चंपारण ये बीजेपी का गढ़ है और इसको बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए और लगातार इस पर प्रयास किया जा रहा है, पूरी ताकत लगा दी गई है। अब नतीजे बताएंगे। हालांकि जो स्थिति आप 2014 की थी या 2010 की थी जेडीयू और बीजेपी की, वो स्थिति नहीं नजर आ रही है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी कितना इसको बचा पाती है। एक कमेंट हम चाहेंगे बालकृष्ण आपसे इस पूरे मुद्दे पर, चूंकि आप 2 चरण कवर किया आपने, बीच में दिल्ली भी आ गए, फिर वापस आप लौटे वहां पर कवर करने के लिए। क्या जो तीखापन आया है और जिस तरीके से लग रहा है कि अब एकदम कुछ भी अब कहना है और जीतना है किसी भी तरीके से, ये नजरिया वोटरों में भी वोटिंग डालने के दौरान भी नजर आ रहा है या वो बहुत खामोश है, साइलेंट है? देखिए प्रसून, यही मुसीबत है जो तीखापन आया है चुनाव प्रचार के दौरान, जो बयानबाजी हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पार्टियों को इस बात की बेचैनी है कि लगातार कोशिश करने के बावजूद कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसी हवा न किसी के पक्ष में नहीं बन पा रही है जिससे ये पार्टी निश्चिंत हो जाए, कोई भी पार्टी, और ये कहे कि पूरा चुनाव, आगे कोई चुनाव इस दम पे लड़ा जा रहा है। और यही बेचैनी है जो दोनों पार्टियों को मजबूर कर रही है। वोटरों को अगर आप जाकर देखें, बात करें तो जो अलग अलग इलाकों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इशूज अलग है। बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जो खामोश हैं और वही वोटर ऐसे हैं जिन्होंने शायद, जिसको फ्रिंज वोटर कहते हैं, जिन्होंने भी फैसला नहीं किया है शायद, या जो आखिरी वक्त पर वोट डालने पर फैसला करेंगे, वही इस चुनाव का क्या परिणाम होगा वो तय करेंगे। आप देखें कि लगातार कोशिश हो रही है इस तरफ, खासतौर पर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, महागठबंधन की तरफ से कोशिश हो रही है कि इस चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा कर दिया जाए, जाति के आधार पर लड़ा जाए, अगड़ा बनाम पिछड़ा किया जाए ताकि फायदा उसको हो। और बीजेपी लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि चुनाव जो है वो सांप्रदायिकता के रंग में रंग जाए। जिस तरह से कोशिश हुई लगातार, आपने देखा इस पिछले फेज से लेकर के इस फेज तक जो कोशिश हुई है कि बीजेपी के नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं। उन्होंने जो एक नया मुद्दा उछाला है, उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के नेता इस कोशिश में लगे हैं कि पिछड़ों का आरक्षण दलित। चलिए हम लौटेंगे आपके पास। आप मुजफ्फरपुर में मौजूद थे और मुजफ्फरपुर में रेवेन्यू अफसर को अमीन कहा जाता है, जिस समय 18वीं सदी का हम जिक्र कर रहे हैं जब वहां पर क्रिएट किया गया था। इसको हम एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं।